क्रिकेट खेलते समय आपने शायद देखा होगा कि जब भी लोग गेंद को पकड़ते हैं तो वे हमेशा अपनी भुजाओं को इस तरह नीचे की ओर करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? वे इस तरह गेंद को क्यों नहीं पकड़ लेते? मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब जानते होंगे। इस तरह पकड़ने पर बहुत दर्द होता है ना? हालांकि कुछ कारणों से जब भी आप अपनी भुजाओं को नीचे करते हैं तो दर्द कम होता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसी तरह का एक और सवाल हो सकता है कि जब आप किसी सख्त सतह पर गिरते हैं तो दर्द होता है। हाँ, बहुत दर्द होता है। कृपया इसे घर पर ना आजमाएं, सच में दर्द होता है। और दूसरी ओर हम जानते हैं कि यदि आप किसी नरम चीज पर गिरते हैं, जैसे कि कोई कुशन या फिर एक बीन बैग, तो ज्यादा दर्द नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? नरम सतहों पर गिरने से हमें चोट क्यों नहीं लगती, जबकि सख्त सतहों पर गिरने से लगती है? इन सवालों के जवाब स्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इनका जवाब देने के कई तरीके हैं। तो इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने के लिए संवेग अर्थात मोमेंटम का उपयोग करेंगे। तो संवेग क्या है? इसे हम p से दर्शाते हैं और ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम इसे एक ऐसी राशि के रूप में सोच सकते हैं जो ये बताती है कि किसी गतिशील वस्तु को रोकना कितना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बहुत भारी मालगाड़ी को बहुत तेज वेग से आते हुए देखते हैं तो उसका संवेग बहुत अधिक होगा, क्योंकि उसे रोकना बेहद मुश्किल है। और दूसरी ओर यदि आप किसी बहुत हल्की चीज जैसे रुई की गेंद को सामान्य वेग से चलते हुए देखते हैं तो उसका संवेग बहुत कम होता है, क्योंकि उसे रोकना बेहद आसान है। वैसे भी, चूंकि इस वीडियो में हम ऐसे सवालों का जवाब देना चाहते हैं कि ज्यादा दर्द क्यों होता है या कुछ स्थितियों में कम दर्द क्यों होता है, हमें उन बलों के बारे में बात करने की आवश्यकता है जो हमारे शरीर या हमारे हाथों पर कार्य कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब है कि हमें किसी तरह बल और संवेग को जोड़ना होगा, और यही हम मूल रूप से इस वीडियो में करना चाहते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें? खैर, हम न्यूटन के दूसरे नियम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बल के लिए एक समीकरण है। और इस समीकरण के अनुसार किसी पिंड पर कार्य करने वाला नेट बल उस पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और नेट बल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो हमें प्रभावी मान की गणना करनी होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक नाव है और कल्पना कीजिए कि हवा उस नाव को आगे की ओर धकेल रही है। अब हम जानते हैं कि जब आप पानी में चलने की कोशिश करते हैं तो पानी आपको धीमा करने की कोशिश करता है, और यह ऐसा उस दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगाकर करता है जिस दिशा में आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस उदाहरण में दो बल कार्य कर रहे हैं, है ना? और इसलिए नेट बल की गणना करने के लिए हमें इन्हें घटाना होगा, क्योंकि वे विपरीत दिशा में हैं। यदि वे एक ही दिशा में होते तो हम नेट बल की गणना करने के लिए उन्हें जोड़ते। अब ध्यान दें, जब आप इन्हें घटाते हैं तो ये बल एक दूसरे को पूरी तरह रद्द नहीं करते हैं, क्योंकि हवा के कारण लगने वाला बल थोड़ा बड़ा होता है, और इसीलिए जब आप इन्हें घटाते हैं तो थोड़ा सा बचता है, और यही नेट बल है जो हमारी नाव पर कार्य करेगा। और समीकरण क्या कहता है? ये कहता है कि यह वह बल है जो हमारी नाव को गति देगा। ये हमारे नाव के वेग को बदल देगा। तो इसका मतलब है कि यदि नेट बल बड़ा है, यदि यह बल बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारा त्वरण बड़ा होगा, जिसका मतलब है कि यह नाव अपना वेग बहुत जल्दी से बदलेगी। और वहीं दूसरी ओर यदि नेट बल बहुत छोटा है, यानी कि यह बल बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि त्वरण बहुत छोटा होगा। इसका मतलब है कि नाव अपना वेग तो बदलेगी, लेकिन वो इसे बहुत धीरे धीरे बदलेगी, कुछ इस तरह। अब हमें यहाँ पर संवेग को लेकर आना है ना? और इसीलिए हमें जो करने की आवश्यकता है वो ये कि हम इस समीकरण को वेग के संदर्भ में लिखेंगे, और ऐसा करने के लिए हम त्वरण को वेग के संदर्भ में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि बल लगाने से पहले भी, नेट बल से पहले भी, नाव पहले से ही चल रही थी। मान लीजिए कि इसका पहले से ही एक प्रारंभिक वेग था, जिसे हम u कहते हैं। अब जब यह नेट बल उस पर कार्य करता है तो यह उस नाव को गति देगा। इस मामले में उसका वेग बढ़ाएगा, और मान लीजिए कि कुछ समय बाद इसका एक नया वेग v है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय।
तो इसका मतलब है कि अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि नेट बल बराबर द्रव्यमान m गुणे वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन क्या है? अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे समय t। अब आइए हम इसको थोड़ा सरल कर कर लिखते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो एफ नेट बराबर होगा m गुणा v mv माइनस mu बटे t। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। हमारे पास mv है जो उस नाव के द्रव्यमान को अंतिम वेग से गुणा किया गया है। यह हमारी नाव के अंतिम संवेग को दर्शाता है और इसी तरह यह उस नाव का प्रारंभिक संवेग है। इसका मतलब है कि मैं इसे लिखूंगा हमारी नाव पर कार्य करने वाला नेट बल बराबर उस नाव का अंतिम संवेग जिसे मैं pf लिख रहा हूं माइनस उस नाव का प्रारंभिक संवेग बटे t। ठीक है, लेकिन यह समीकरण हमें क्या बता रहा है? जिस तरह वेग में परिवर्तन को समय से विभाजित करने का मतलब है कि किसी वस्तु का वेग कितनी तेजी से बदलता है, यहाँ हमारे पास संवेग में परिवर्तन को समय से विभाजित किया गया है। तो दायां पक्ष हमें बता रहा है कि किसी वस्तु का संवेग कितनी तेजी से बदलता है और समीकरण कह रहा है कि यह नेट बल के बराबर है। तो यदि हम नाव के उदाहरण पर वापस आते हैं, इसका मतलब है कि यदि उस नाव का संवेग बहुत तेजी से बदलता है तो उस पर एक बहुत बड़ा बल कार्य कर रहा है। दूसरी ओर यदि उस नाव का संवेग बहुत धीरे धीरे बदलता है तो इसका मतलब है कि उस पर एक छोटा बल कार्य कर रहा है। और यदि आप सोच रहे हैं ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, है ना? तो हाँ, ये वही चीज है। पहले हमने त्वरण के संदर्भ में देखा था, अब हम उसी चीज को संवेग में परिवर्तन के संदर्भ में देख रहे हैं। तो संवेग जितनी तेजी से बदलता है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उतना ही बड़ा होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या हम इसका उपयोग करके अपनी शुरुआती सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो यदि आप यहाँ देखते हैं, जब आप गेंद को इस तरह पकड़ते हैं तो देखिए उस गेंद का संवेग कितनी तेजी से बदल रहा है। मेरा मतलब है यदि हम वापस जाते हैं, मेरे हाथ से संपर्क बनाने से पहले गेंद का यहाँ कुछ संवेग है। अब देखिए यह कितनी तेजी से शून्य हो जाता है। बूम, चला गया। यह तुरंत रुक जाता है, एक या दो फ्रेम के भीतर चला गया। क्योंकि संवेग इतनी तेजी से बदल रहा है तो उस गेंद पर एक बड़ा बल कार्य कर रहा है। और दूसरी ओर यहाँ देखिए क्या हो रहा है। उस गेंद का संवेग बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। चलिए इसे एक बार और देखते हैं। फिर से गेंद का यहाँ कुछ संवेग है मेरे हाथ से टकराने से पहले। अब देखिए एक बार जब मैं इसे पकड़ता हूँ तो गेंद आराम पर नहीं है। संवेग अभी तक शून्य नहीं हुआ है क्योंकि मेरा हाथ चल रहा है। यह चल रहा है ना? इसीलिए यह शून्य नहीं हुआ है। इसमें अभी भी समय लग रहा है, इसमें अभी भी समय लग रहा है, अभी भी लग रहा है। देखिए उस गेंद के संवेग को शून्य होने में कितना समय लगता है। तो यह झूलने वाली क्रिया यह सुनिश्चित करती है कि इस गेंद का संवेग बहुत धीरे धीरे बदले और परिणाम स्वरूप उस गेंद पर कार्य करने वाला बल बहुत छोटा हो जाएगा। और इसीलिए इसका मतलब है कि आपका हाथ उस गेंद पर एक छोटे बल से धक्का दे रहा है। तो यहाँ ज्यादा दर्द क्यों होता है? तो इसका जवाब है न्यूटन का तीसरा नियम। यदि आप उस गेंद पर एक बड़े बल से धक्का दे रहे हैं तो गेंद भी आपके हाथ पर एक बड़े बल से वापस धक्का देगी और यही आपके हाथ को चोट पहुंचाता है। और यहाँ चूंकि आप गेंद को एक छोटे बल से धक्का दे रहे हैं तो गेंद भी आपके हाथ पर एक छोटे बल से धक्का देगी और उतना दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या आप उसी तर्क का उपयोग करके यह सोच सकते हैं कि जब आप किसी सख्त सतह पर गिरते हैं तो इतना दर्द क्यों होता है और जब आप किसी नरम सतह पर गिरते हैं तो उतना दर्द नहीं होता है? तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और एक बार इस पर स्वयं से विचार करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जब आप इस तरह किसी सख्त सतह पर गिरते हैं तो फिर से आपका संवेग जल्दी से शून्य हो जाता है। आइए हम इसको एक बार और देखते हैं। तो यह आपके हाथ के जमीन से संपर्क बनाने से ठीक पहले है। अब ध्यान दें कि यह कितनी तेजी से रुकता है। देखिए, रुक गया। फिर से देखिए, क्या आप देख सकते हैं संवेग में परिवर्तन कितनी तेजी से हुआ और इसी वजह से बल हाथ पर और
उंगलियों के जोड़ पर कार्य करने वाला बल बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए बहुत दर्द होता है। और वहीं दूसरी ओर जब आप किसी बीम बैग पर गिर रहे होते हैं तो संवेग बहुत धीरे धीरे बदलता है। चलिए ऐसे फिर से धीमी गति में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बैग से संपर्क बनाना शुरू करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अब चलिए देखते हैं कि रुकने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये अभी तक रुका नहीं है, अभी भी नहीं रुका है। तो क्या आप देख सकते हैं, क्योंकि बीन बैग अपना आकार बदल सकता है तो ये मेरे हाथों को आगे बढ़ने देता है और परिणाम स्वरूप संवेग को बदलने में बहुत समय लगता है। यह अभी भी नहीं रुका है, अभी भी नहीं रुका है। देखिए अभी भी चल रहा है, शायद कुछ यहाँ रुक जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि संवेग बहुत धीरे धीरे बदलता है, तो यहाँ मेरे हाथ पर कार्य करने वाला बल बहुत छोटा होता है। यहाँ कम दर्द होने का एक और कारण भी है, और वो ये कि जब ये बैग अपना आकार बदलता है तो मेरे हाथ का ज्यादातर हिस्सा इसके संपर्क में आता है और परिणाम स्वरूप यह बल वास्तव में एक बड़ी दूरी पर वितरित हो जाता है और इसलिए यह कम हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर दर्द कम होता है, मुश्किल से दर्द होता है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कोई भी आकार नहीं बदलता है, इसलिए यह सारा बल उंगलियों के जोड़ पर केंद्रित हो जाता है। और क्योंकि यहीं पर संपर्क हो रहा था, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब आइए हम एक आखिरी उदाहरण देख लेते हैं, और वो ये है कि यदि मुक्केबाजों के चेहरे पर कभी मुक्का मारा जाता है तो वे ऐसा नहीं करते हैं। वे उस मुक्के को जितनी जल्दी हो सके रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। और आप समझ सकते हैं क्यों, है ना? क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं, यदि वे अपने गर्दन की मांसपेशियों को कस कर रखते हैं और वे उस मुक्के को बहुत जल्दी रोकने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस हाथ का संवेग बहुत तेजी से बदलता है। और इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा बल वहां दिया जाता है। इसके बजाय वे कुछ ऐसा करते हैं जिसे राइड अलोंग द पंच कहा जाता है, जो कुछ इस तरह दिख सकता है। तो आप समझ गए होंगे, है ना? तो यहाँ पर वो अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला रखते हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि हाथ तुरंत ना रुक जाए, जिसका मतलब है कि हाथ का संवेग बहुत धीरे धीरे बदलता है और परिणाम स्वरूप उस हाथ पर दिया गया बल भी छोटा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यहाँ कम दर्द हो सकता है इसकी तुलना में। तो इन सभी उदाहरणों को देखकर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी पिंड का संवेग जितनी तेजी से बदलता है, उस पर कार्य करने वाला बल भी उतना ही बड़ा होता है। और इसे तकनीकी रूप से संवेग में परिवर्तन की दर के रूप में लिखा जाता है, जिसका मतलब वही है कि संवेग कितनी तेजी से बदलता है वह उस पिंड पर कार्य करने वाले नेट बल के बराबर होता है। यह कथन इस समीकरण के समान है, बस इसे शब्दों में लिखा गया है। और यह न्यूटन के दूसरे नियम का एक और संस्करण भी है। और इसीलिए इस नियम के दो समीकरण हैं, एक है एफ नेट बराबर एम ए और दूसरा जो हमने आज सीखा है। और आप एक को दूसरे से सिद्ध भी कर सकते हैं। और कभी कभी परीक्षाओं में वे आपको इस समीकरण से एफ बराबर एम ए सिद्ध करने के लिए कहते हैं। उस स्थिति में आप क्रम को उल्टा भी कर सकते हैं।